इसको लेकर के चलेंगे, यानी जो भी इसके एडवांस कंसेप्ट्स होंगे, जो भी इसके एडवांस वर्जन्स होंगे, दैट विल बी कीप्ड इन फ्रंट ऑफ यू पीपल एज वेल। आई होप यू विल लाइक इट इंशाल्लाह। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते हैं आज का पहला क्लास, वो है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश। पहले ये इंग्लिश को समझने के फोकस करते हैं कि ये लफ्ज़ बना कहाँ से, आया कहाँ से और इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली ये आपके साथ दो ट्राइब थे, एक था आपके साथ एंग्लो और दूसरे का नाम है आपके साथ सेक्सन, ठीक है। एंग्लो एंड सेक्सन दो ट्राइब आपके साथ बनते थे। ये जर्मनी से गए थे, एक आइलैंड पर कब्जा किया था जिसको आजकल इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। उस पर कब्जा करने के बाद उससे इलाके को उन्होंने अपना महवर, अपना मरकज़ बना लिया था। मरकज़ बनाने के बाद एवोल्यूशन नाम में आता है। तो ये जो एंग्लो था, एंग्लो इस ट्राइब का नाम है। और लैंड हम सबको पता है, लैंड मतलब ज़मीन, लैंड मतलब ज़मीन। तो ये लफ्ज़ बना है एंग्लो लैंड से बना है। लेकिन जैसे मैंने बात की कि एवोल्यूशन आता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपके नाम चेंज होते हैं, आपकी वर्ड्स चेंज होते हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। सो ये जो एंग्लो लैंड है ये बन गया आपके साथ इंग्लैंड बन गया। क्या बना? इंग्लैंड बन गया। अब ये इंग्लैंड को आजकल जो है वो हम इंग्लैंड या बरतानिया या लंदन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। बेसिकली इंग्लिश जो है वो इसका ज़ुबान है। एंग्लो का जो एंग्लो लैंड पर रहने वाली ट्राइब है ये उनकी लैंग्वेज है। सो ये थोड़ा सा शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया कि इसको ये जो इंग्लैंड का लफ्ज़ है ये कहाँ से आया, और ये जो इंग्लिश है ये एंग्लो जो लोग ज़ुबान बोलते हैं उसको इंग्लिश माना जाता है, कहा जाता है, ठीक है। अब इंग्लिश को ज़रा इसके शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन से लेकर के देखते हैं। तो ये जो इंग्लिश ज़ुबान है जिससे इंग्लैंड, जहाँ पर ये ज़मीन का नाम है, और जो इसी ज़मीन पर रहते हैं वो आपका इंग्लिश का ज़बान बोलते हैं, इंग्लिश, ठीक है। अब इसी इंग्लिश में जो है वो आपके साथ लेटर्स होते हैं, ठीक है। लेटर्स क्या है? अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, ठीक है। बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसका। स्मॉलेस्ट यूनिट से मुराद क्या कि यानी जिससे आपकी बिल्कुल, मैं कहता हूँ ए है, बी सी डी, ये प्रोसेस आपका अगर चलता जाए जेड तक, इसको जो है कहा जाता है लेटर्स। लेटर्स जो है ये आपके साथ इंग्लिश में बनते हैं 26 बनते हैं, ठीक है। इट मीन्स in English we have 26 letters. In English we have 26 letters. लेकिन यहाँ पर अब एक और नाम भी जो है वो मेरे जहन में आता है, उसको नाम कहा जाता है अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल दे कमिट अ मिस्टेक व्हेन आई आस्क। जनरली जहाँ तक मैंने देखा है कि मैं जब स्टूडेंट से पूछता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप बता दें कि इंग्लिश में ये अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, विद द एडिशन ऑफ एस मैं उसको कहता हूँ कितने होते हैं। तो वो इसी एस को देख करके ये लेटर्स और अल्फ़ाबेट के दरमियान फ़र्क करना इनको जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लगता है। तो वो कहता है कि लेटर्स जो है 26 है, तो आपके साथ अल्फ़ाबेट्स भी 26 है। ये वर्जन, ये कंसेप्ट गलत है, क्योंकि इंग्लिश में आपके साथ 26 लेटर्स बनते हैं। उन्हीं 26 लेटर्स को आप जब उठा करके उसका एक सेट बना लेते हैं, देखिए ए से लेकर के जेड तक आप जो है वो आपके साथ एक सेट बन गया। इसी पूरे सेट को जो है वो अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया, अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया। अब नंबर 1, यहाँ पर एस नहीं आता है, ये सिंपल अल्फ़ाबेट होता है क्योंकि सिंगुलर होता है। सिंगुलर मतलब एक होता है। जब एक होता है तो 26 को हटा करके अल्फ़ाबेट आपके साथ सिर्फ एक होता है। उसी एक अल्फ़ाबेट के अंदर 26 आपके साथ लेटर्स होते हैं। इट मीन्स इसको मैं इस नाम से भी कह सकता हूँ कि ये आपका क्लास है, और क्लास के अंदर जो है वो आपके साथ 26 स्टूडेंट्स हैं। क्लास के अंदर आपके साथ 26 स्टूडेंट्स हैं, यानी 26 स्टूडेंट्स क्लास एक क्लास बनाते हैं, लेकिन उसी एक क्लास के अंदर 26 स्टूडेंट्स हैं। तो लेटर्स क्या है? लेटर्स ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि दरअसल 26 है,
और अल्फ़ाबेट उसी 26 लेटर्स के ग्रुप को कहा जाता है। ग्रुप उसने एक बनाया, 26 नहीं बनाया। और इसमें एस कभी नहीं आता, ये सिर्फ आपका अल्फ़ाबेट ही रहता है। ये वर्जन था जो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। चलिए अब इसी से थोड़ा आगे जा कर के देखते हैं तो एक और नाम आपके सामने आ जाता है, उसे कहते हैं वर्ड। ये वर्ड है जिसको हम उर्दू में लफ्ज़ भी कहते हैं, ठीक है। अब वर्ड है क्या? वर्ड की पहले से डिफिनेशन देखते हैं जो कि ऑक्सफोर्ड लिखती है कि ये वर्ड की अप्रोप्रिएट डिफिनेशन है। वो क्या कहते हैं? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। यहाँ पर जरा इसके शराइत पर गौर कर लें। ये कहता है नंबर 1, ये आपके साथ क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए। किस तरह का यूनिट होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल होना चाहिए। किसका होना चाहिए? लेटर्स का होना चाहिए। 3 मेन इसने शराइत पेश कर दिए। अब देखते हैं कि इसके शराइत को हम कैसे पूरे करते हैं। लेटर्स आपकी ये है, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी एक इसका ग्रुप उठा लेता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ PEN। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, इसमें आपके साथ 3 लेटर्स बन गए, ठीक है। अब नंबर 1, ये एक यूनिट बन गया। किसका बन गया? लेटर्स का बन गया, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर ये मीनिंगफुल है बिकॉज जब मैं पेन बोलता हूँ तो उसके एक इमेज से माइंड में बन जाती है। यानी जिस चीज़ का भी आपको, जिसका नाम मैं लेकर के आपके माइंड में उसी का इमेज बन जाता है, उसी को वर्ड कहा जाता है। अब यहाँ पर ये मीनिंगफुल भी है, ये यूनिट भी है। यूनिट किसकी है? लेटर्स की है। पेन यहाँ पे बन गया। मैं यहाँ पर आपके साथ लिख लेता हूँ बुक। मैंने आपके साथ लिख लिया बुक। अब यहाँ पर देख 1 2 3 4, यहाँ पर आपके साथ 4 लेटर्स है। इट मीन्स ये एक यूनिट बन गया। किसका यूनिट बन गया? लेटर्स का बन गया। और दूसरा ये मीनिंगफुल बन गया। लेकिन अभी अगर इसी की वर्जन को मैं इस तरह से चेंज करके आपके सामने लिख लो तो शायद अब इसका कोई मीनिंग ना बने। ये भी वैसे एक यूनिट तो है ना, 1 2 3 4, वही 4 लेटर्स यहाँ पर भी है। लेकिन इसमें जो शर्त है कि वो लेटर आपका किस तरह होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। अब कोई मीनिंग शायद ना दे। अब जब मैं ये लफ्ज़ प्रोनाउंस कर लूँ तो शायद उसका कोई इमेज आपके माइंड में ना बने, तो इसको वर्ड नहीं कहा जाएगा। बाकी ये जो आपका पेन बुक हाउस इसी तरह एग्जाम्पल बनते जाएंगे, वो आपका वर्ड माना जाएगा, ठीक है। अब वर्ड को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। दूसरे नंबर पे जो आपके साथ बनता है वो है आपके साथ सेंटेंस बनता है, ठीक है। सेंटेंस, जिसको हम उर्दू में जुमला कहते हैं, ठीक है। सेंटेंस मतलब जुमला। अब सेंटेंस क्या है, जुमला क्या है? पहले इसके एक वेरीफाइड एंड एक इसके एप्रोप्रिएट डिफिनेशन देख लेते हैं। सेंटेंस क्या कहता है? सेंटेंस कहता है कि पहले मैं इसकी शराइत लिखता हूँ। देखिए अक्सर लोग इसकी डिफिनेशंस इस तरह से भी देते हैं दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड गिव अस क्लियर एंड कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। हालांकि ये डिफिनेशन बिल्कुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सेंटेंस को मीट ही नहीं करती है। ये सेंटेंस की अप्रोप्रिएट डिफिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। सेंटेंस के अप्रोप्रिएट डिफिनेशन आपके साथ क्या बनेगी? नंबर 1, इसका पहला कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन को पहले मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ। कंडीशन नंबर 1 ये है कि ये आपका स्टार्ट होगा। क्या होगा? स्टार्ट होगा किससे? कैपिटल लेटर से होगा। कैपिटल लेटर से मुराद यानी इस किस्म की लेटर से होगा। ये इसका कंडीशन नंबर 1 था। कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है? कंडीशन नंबर 2 आपके साथ कहता है दैट it ends with full stop। it ends with full stop। या तो ये फुल स्टॉप से ख़त्म होगा, या तो ये आपका क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होगा, या तो ये आपके एक्सक्लेमेशन मार्क से ख़त्म होगा। यानी जिन भी वर्ड्स के आखिर में ये 3 साइन में से कोई एक से भी साइन आ जाए उसको सेंटेंस माना जाएगा। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या था? कि इट should convey us clear meaning।
क्लियर मीनिंग कहता है कि इट शुड कन्वे अस क्लियर मीनिंग। ये मैंने इसकी 3 कंडीशंस आपके सामने रख दिए। अब देखते हैं कि जो भी इन्हीं 3 कंडीशंस को मीट करेगा, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करेगा, इट मींस हम उसको सेंटेंस मान सकते हैं। यहाँ पर ये जो डिफिनेशन आप लोग लिखते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सब्जेक्ट, विच हैज ऑब्जेक्ट, और कुछ लोग इसको प्रेडिकेट कहते हैं, और विच क्लियर्स गिव्स अस क्लियर एंड कंप्लीट मीनिंग, उसको सेंटेंस कहते हैं। हालांकि काफ़ी इस तरह के वो सेंटेंसेस होते हैं कि उसमें बिल्कुल सब्जेक्ट होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ये एक किस्म का सेंटेंस है जिसको मैं इम्पेरेटिव सेंटेंस कह सकता हूँ। यहाँ पर ये सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है। दूसरी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये जो प्रेडिकेट की बात कर रहे हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट। अब मैं सेंटेंस लिखता हूँ दैट आई स्लीप। अब इस सेंटेंस में आपके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जिसमें आपके साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ना हो वो भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन उसका जो मेन शर्त ये है कि उसका मीनिंग आपके साथ क्लियर होना चाहिए।